नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी भारत में गवर्नेंस का पूरा चेहरा ही बदल रही है। और हाँ, ये टॉपिक यूजीसी नेट के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हाथ में जो ये छोटा सा स्मार्टफोन है वो असल में पूरे देश को चलाने का गवर्नेंस का तरीका बदल सकता है। कमाल की बात है ना। खैर, आज हम इसी कमाल के सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे डिजिटल युग में शासन की, फिर देखेंगे कि आईसीटी का रोल क्या है, डिजिटल इंडिया की कुछ बड़ी पहलों को समझेंगे, चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में नेट एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिजिटल युग में शासन। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। पुराने दिनों को याद करने की कोशिश कीजिए। सरकारी दफ्तर मतलब फाइलों के ढेर, है ना। हर छोटे से काम के लिए घंटों लंबी लाइनों में लगना, और एक आम आदमी के लिए तो सिस्टम से जुड़ना ही एक बहुत बड़ा काम था। पूरा प्रोसेस बहुत धीमा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और बस यहीं पर आईसीटी कह सकते हैं एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। तो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, आईसीटी का वो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। देखते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं, इसने गवर्नेंस में एक कह सकते हैं एक नई क्रांति हिला दी है। तो ये ई गवर्नेंस है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, जब हम ऑनलाइन बिजली का बिल भरते हैं या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, बस वही ई गवर्नेंस है। मतलब सरकार की सेवाओं को टेक्नोलॉजी के जरिए हम तक पहुंचाना। और हाँ, यूजीसी नेट के लिए ये डेफिनेशन याद रखनी बहुत जरूरी है। आईसीटी के फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ साफ हैं। सबसे पहले, सरकार अब फटाफट फैसले ले सकती है। सब कुछ ऑनलाइन होने से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ जाती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। हमें मतलब नागरिकों को जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है, और जाहिर है सर्विसेज की डिलीवरी भी पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम के लिए एकदम गोल्डन है। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, आईसीटी क्या करता है, वो सरकारी कामकाज को जो पहले बंद दरवाजों के पीछे होता था, उसे सबके सामने मतलब पब्लिक के लिए विजिबल बना देता है। जब हर एक फैसला, हर एक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, तो सरकार की जवाबदेही तो अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। और यही पारदर्शिता, यही तो अच्छे गवर्नेंस की बुनियाद है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसके असली उदाहरण हैं। जैसे ई टेंडरिंग को ही ले लीजिए। इससे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी फेयरनेस आई है। या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स, जहां हम ट्रैक कर सकते हैं कि फंड्स कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। और डिजी लॉकर, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अब हमारे फोन में, एकदम सेफ। अब आते हैं कुछ बड़े और मजेदार एग्जाम्पल्स पर। भारत सरकार की वो बड़ी डिजिटल पहलें जिन्होंने इन आइडियाज को असलियत में बदला है। और ध्यान रहे, यूजीसी नेट एग्जाम में इन इनिशिएटिव से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। इन सब पहलुओं के पीछे जो एक बड़ा विजन है, वो है डिजिटल इंडिया का। इसका मकसद एकदम साफ है, भारत को एक डिजिटल रूप से मजबूत सोसाइटी और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उमंग ऐप। इसे एक तरह का सुपर ऐप कह सकते हैं। मतलब 100 अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए 100 ऐप्स डाउनलोड करने का झंझट खत्म, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे बढ़िया बात, ये 23 भारतीय भाषाओं में काम करता है, जो इसे सच में सबके लिए यूजफुल बनाता है। और सर्विसेज कितनी हैं? 100 से भी ज्यादा। सोचिए, पीएफ की जानकारी लेने से लेकर गैस सिलेंडर बुक करने तक, सब कुछ बस एक ही ऐप के अंदर। फिर आता है आधार। देखें, आधार सिर्फ एक 12 डिजिट का आईडी नंबर नहीं है, ये तो ई गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इसी की वजह से तो सरकारी सब्सिडी और फायदे बिना किसी बिचौलिए के सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ई नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये किसानों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे होता क्या है कि किसान सीधे खरीदारों से जुड़ते हैं, बिचौलिए बीच से हट जाते हैं, और उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलता है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस डिजिटल क्रांति के रास्ते में भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए अब उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ी और पहली चुनौती है डिजिटल डिवाइड। मतलब डिजिटल दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई। एक तरफ शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट है, तो दूसरी तरफ कई गांवों में आज भी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों के पास डिवाइस खरीदने के पैसे नहीं हैं,
या फिर उन्हें इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा दो और बड़ी चिंताएं हैं। पहला, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। हमारा इतना सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? और दूसरा, डिजिटल लिटरेसी की कमी। मतलब अगर किसी को स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता तो उसके लिए ये सारी सुविधाएं तो बेकार ही है ना। तो फिर आगे का रास्ता क्या है, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हमें 3 लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, मतलब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के मजबूत उपाय करने होंगे। और तीसरा, लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए प्रोग्राम्स चलाने होंगे। चलिए, तो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, खास तौर पे नेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या है? पहली, आईसीटी गवर्नेंस को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाता है। दूसरी, डिजिटल इंडिया, उमंग, आधार और ई-नाम, ये नाम बिल्कुल रट लीजिए। तीसरी, सबसे बड़ी चुनौतियां हैं डिजिटल डिवाइड, डेटा सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी। और आखिर में इनका समाधान है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और एजुकेशन। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। जैसे जैसे हम पूरी तरह से ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर वो कौन सी एक सबसे जरूरी स्किल होगी जो हमारे पास होनी ही चाहिए? उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको आईसीटी और गवर्नेंस का ये जरूरी टॉपिक समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यूजीसी नेट की तैयारी से जुड़ी और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।